फ्रॉम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। मनोरमा ने चक्रधर को ठाकुर साहब से पैसे लाकर दे दिए। चक्रधर सोच में पड़ गए कि रुपए लूं या ना लूं। मनोरमा के आग्रह करने पर भी उन्होंने पैसे ना लिए। चक्रधर घर पहुंचे तो अपने रिश्ते के लिए आए आगरा के वकील मुंशी यशोदानंदन को देखकर सकपका गए। वकील साहब से अपने लेख की प्रशंसा सुनकर चक्रधर पसीज गए। चक्रधर ने यशोदानंदन से जब विवाह के लिए ना नकुर की तो उन्होंने अपनी लड़की के गुण गिनाकर झट से लड़की की तस्वीर चक्रधर के सामने रख दी। चक्रधर तस्वीर देखने को आतुर हो उठे। तस्वीर को देखकर भविष्य के सपने बुनने लगे। प्रातःकाल यशोदानंदन ने चक्रधर को आगरे आने का निमंत्रण दिया। अब आगे सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की तीसरी कड़ी में। चक्रधर ने उत्तर दिया, मुझे तो आप अ, इस जंजाल में ना फंसाएं तो बहुत अच्छा हो। यशोदानंदन, तुम्हें जंजाल में नहीं फंसाता बेटा, तुम्हें ऐसा सच्चा सहायक और मित्र दे रहा हूं जो तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करना अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य समझेगी। यूं तो मैं मन से आपको अपना दामाद बना चुका हूं, पर अहिल्या की अनुमति लेनी भी आवश्यक समझता हूं। और आप भी शायद ये पसंद न करेंगे ना कि मैं इस विषय में स्वेच्छा से काम लूं। क्यों? चक्रधर बड़े संकट में पड़े। सिद्धांत रूप में वो विवाह के विषय में स्त्रियों को पूरी स्वाधीनता देने के पक्ष में थे, पर इस समय आगरा जाते उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था। यशोदानंदन ने आगे कहा, मैं आपके मनोभावों को समझ रहा हूं, पर अहिल्या उन चंचल लड़कियों में से नहीं है जिसके सामने जाते हुए आपको शर्माना पड़े। आप उसकी सरलता देखकर प्रसन्न होंगे। मैं तो उसी को लाकर 2-4 दिन के लिए यहाँ ठहरा सकता हूँ। अ, पर पर शायद आपके घर के लोग पसंद न करेंगे। चक्रधर ने सोचा, अगर मैंने और ज्यादा टाल मटोल की तो कहीं ये महाशय सचमुच ही अहिल्या को यहाँ ना छोड़ जाएं। फिर बोले, जी नहीं, मुनासिब मालूम नहीं होता, मैं ही आपके साथ चला चलूंगा। घर में निर्मला तो खुशी से राजी हो गई। हाँ, मुंशी वज्रधर को कुछ संकोच हुआ, लेकिन ये समझकर कि ये महाशय लड़के पर लट्टू हो रहे हैं, कोई अच्छी रकम दे मरेंगे, उन्होंने कोई भी आपत्ति नहीं की। अब केवल ठाकुर हरि सेवक सिंह को सूचना देनी थी। जब चक्रधर पहुंचे तो ठाकुर साहब अपनी प्राणेश्वरी लौंगी से कुछ बातें कर रहे थे। मनोरमा की माता का देहांत हो चुका था। लौंगी उस वक्त बहुत छोटी थी। उसने इतनी कुशलता से घर संभाला कि ठाकुर साहब उस पर रीझ ही गए और उसे गृहिणी के रिक्त स्थान पर अभिषिक्त कर दिया। लौंगी सरल हृदय, हंसमुख, सहनशील स्त्री थी जिसने सारे घर को वशीभूत कर लिया था। ये उसी की सज्जनता थी कि जो नौकरों को वेतन न मिलने पर भी जाने नहीं देती थी, और मनोरमा पर तो जैसे वो प्राण देती थी। ईर्ष्या, क्रोध उसे छू भी नहीं गया था। वो उदार ना हो पर कृपण नहीं थी। ठाकुर साहब कभी कभी उस पर बिगड़ जाते थे, मारने को दौड़ते थे। तो एक बार मारा भी था, पर उसके माथे पर जरा भी बल नहीं आता था। ठाकुर साहब का सिर भी दुखे तो उसकी जान निकल पड़ती थी। वो उसकी स्नेहमयी सेवा ही थी जिसने ऐसे हिंसक जीव को जकड़ कर रखा हुआ था। इस वक्त दोनों प्राणियों में कोई बहस छिड़ी हुई थी। ठाकुर साहब झल्ला झल्ला कर बोल रहे थे और लौंगी अपराधियों की भांति सिर झुकाए खड़ी हुई थी। मनोरमा ने आकर कहा, बाबूजी आए हुए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठाकुर साहब की भौएं थम गई। बोले,
कहना क्या चाहते होंगे? रुपया मांगने आए होंगे। अच्छा, जाकर कह दो कि आते हैं। हाँ हाँ, बैठाओ उन्हें। लूंगी बोली, अरे इनके रुपए दे क्यों नहीं देते? बेचारे गरीब आदमी हैं, संकोच के मारे नहीं मांगते। कई महीने तो चढ़ गए। ये कहकर लूंगी गई और रुपए लाकर ठाकुर साहब के हाथ में रख दिए। बोली, लो, दे आओ, सुन लेना, शायद कुछ कहना भी चाहते हो। ठाकुर साहब ने झुंझला कर रुपए उठा लिए और बाहर चले, लेकिन रास्ते में ही क्रोध शांत हो गया। चक्रधर के पास पहुंचे तो विनय के देवता बने हुए थे। चक्रधर, आपको कष्ट देने आया हूं। ठाकुर, नहीं नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। ये लीजिए आपके रुपए। चक्रधर, दरअसल मैं इस वक्त दूसरे ही काम से आया हूं। मुझे एक काम से आगरा जाना है, शायद 2-3 दिन लगे। बस बताने आया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। हाँ हाँ, शौक से जाइए। अरे मुझसे पूछने की जरूरत नहीं थी। ठाकुर साहब अंदर चले गए तो मनोरमा ने पूछा, आप आगरे क्या करने जा रहे हैं? चक्रधर, एक जरूरत से जाता हूं। मनोरमा बोली, कोई बीमार है क्या? चक्रधर, नहीं नहीं, बीमार तो कोई नहीं है। मनोरमा, फिर क्या काम है? बताते क्यों नहीं? जब तक न बताइएगा मैं आपको जाने नहीं दूंगी। चक्रधर, लौट कर बता दूंगा, बस हाँ, तुम किताब देखते रहना। मनोरमा, जी नहीं, मैं नहीं मानती, अभी बतलाइए ना। आप अगर मुझसे बिना बताए चले जाएंगे तो देख लीजिए, मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगी। चक्रधर, अरे ये तो बड़ी टेढ़ी शर्त है, बतला ही दो। अच्छा, हंसना मत, बताए देता हूं। तुम जरा भी मुस्कुराई तो मैं चला। मनोरमा, मैं दोनों हाथों से मुंह बंद किए लेती हूँ, ठीक है? चक्रधर ने छींपते हुए कहा, मेरे विवाह की कुछ बातचीत है। मेरी तो इच्छा नहीं है, पर एक महाशय जबरदस्ती खींचे लिए जाते हैं। ये कहकर चक्रधर उठ खड़े हुए। मनोरमा भी उनके साथ साथ आई। जब वो बरामदे से नीचे उतरे तो प्रणाम किया और फिर तुरंत अपने कमरे में लौट आई। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी और बार बार रुलाई आती थी, मानो चक्रधर किसी दूसरे देश जा रहे हों। संध्या समय जब रेलगाड़ी बनारस से चली तो यशोदानंदन ने चक्रधर से कहा, मैंने अहिल्या के विषय में आपसे झूठी बातें कही हैं। वो वास्तव में मेरी लड़की नहीं है। उसके माता पिता का कुछ पता नहीं हमें। चक्रधर ने बड़ी बड़ी आंखें करके कहा, तो फिर आपके यहाँ कैसे आई? यशोदानंदन, विचित्र कथा है। 15 बरस हुए, एक बार सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। हमारी एक सेवा समिति थी और हम लोग उसी स्नान के अवसर पर यात्रियों की सेवा करने प्रयाग आए थे। वहीं हमें ये लड़की नाली में पड़ी रोती मिली। बहुत खोज की, पर उसके माँ बाप का कहीं पता ही नहीं लगा। विवश होकर बस उसे साथ लेते आए। 4-5 साल तक तो उसे अनाथालय में रखा, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की फूट की वजह से अनाथालय बंद हो गया तो फिर अपने ही घर में उसका पालन पोषण करने लगा। जन्म से ना हो, पर संस्कारों से वो हमारी लड़की है। उसकी कुलीन होने में भी कोई संदेह नहीं है। मैंने आपसे सारा वृतांत कह दिया। अब आपको अख्तियार है, उसे अपनाएं या त्यागें। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।